नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी को पता है मेरा नाम रमेश है और मैं अपने YouTube चैनल पे हेल्थ से संबंधित वीडियोस बनाता हूँ। अभी मैं दिव्य शीष परम सुख आश्रम में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक निशुल्क साधना शिविर चल रहा है और उसमें मैं उपस्थित हुआ हूँ। और आज हमारे वीडियो में चैनल पे आप देख रहे हैं सुरेश मलिक जी बैठे हैं, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के फाउंडर हैं। तो आज मुझे ये उस भगवान ने मौका दिया उनसे रूबरू होने का, उनसे बातचीत करने का। तो सबसे पहले मैं श्री सुरेश मलिक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरे YouTube चैनल पे आए और उन्होंने मुझे समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका थोड़ा सा हम सुरेश मलिक जी का इंट्रो जानना चाहेंगे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या वो काम करते हैं। जी। सबसे पहले मेरे जीवन दाता श्री बीवी चौहान जी चरणों मेरा बारंबार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों मेरा बारंबार नमन और आप सभी साधकों को भी मेरा बारंबार नमन। तो रमेश भाई, मेरा गांव खराव, जिला रोहतक, हरियाणा। जी। मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूँ जी। और पहले बिजनेस कहो, खेती कहो, कुछ भी अपना रोजगार था। लेकिन जब से मुझे कैंसर हुआ तो उसके बाद मैंने सभी कुछ व्यापार नौकरी छोड़ दिया। जी। अच्छा, तो जैसे आपको ये कैंसर जैसी बीमारी हुई है ना, तो आपको जब पहली बार कैसे पता चला कि मुझे कैंसर हुआ है? आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आए थे, किस तरह के लक्षण आपको दिखे थे? देखो, सन 2019 में मुझे कमर दर्द शुरू हुआ था जी। तो मेरे 6 महीने निकल गए उस कमर दर्द को दिखाते दिखाते हॉस्पिटलों में। देसी दवाइयाँ भी खाई, हॉस्पिटल दिखाए। तो लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा और उसके बाद गारंटी नहीं कि चल भी पाओ या नहीं, सक्सेस हो भी क्या नहीं ऑपरेशन। जी। तो ऑपरेशन मैंने नहीं करवाया, दवाइयाँ मैं खाता रहा। तो दवाइयाँ खाते खाते मेरे सिर में दर्द होना शुरू हुआ, गले में दर्द होना शुरू हुआ। तो उसी समय एक अपना मैं दिल्ली शिवाजी पार्क मेट्रो पंचगव्य का हॉस्पिटल था, उसमें गया तो उन्होंने जब टेस्ट करवाया तो मेरे फूड पाइप में कैंसर बताया गया था। अच्छा। तो उनके पास 10 दिन में रहा, उनका उपचार लिया, उसके बाद दवाइयाँ भी उनके लिए, लेकिन कोई ज़्यादा रिलीफ महसूस मुझे नहीं हुआ। उसके बाद मुझे ज़्यादा दर्द सिर में रहना शुरू हुआ, मेरी नसें ब्लॉक होना शुरू हुई थी सिर की, नींद मेरी लगभग गायब हो चुकी थी दर्द के कारण। तो सफर लंबा चला, दवाइयाँ पूरा 2019 और 20 तक मैं आयुर्वेदिक, देसी विदेशी सभी दवाइयों पर डिपेंड करता रहा। लेकिन जब बाद में दोबारा से टेस्ट करवाए तो मेरे पेट में भी 8 गांठें बताई गई और सिर में मेरी नसें ब्लॉक बताई गई, ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत बताई गई थी टाइम पे। तो उसके बाद फिर वही दवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने जहां बताया वहीं से दवाइयाँ लेनी शुरू की। लास्ट बार अपना राजस्थान में भीलवाड़ा है, मोतीगोर का खेड़ा गांव, वहां पे डॉक्टर हंसराज चौधरी हैं, वहां कैंसर और किडनी की दवाई दी जाती है। तो वहां जाने से पहले जो मैंने टेस्ट, उन्होंने बोला जी टेस्ट करवा के ना हमारे पास, जो टेस्ट करवाए तो उसमें बहुत सारी बताया मैंने, जैसे पेट में गांठें निकली, सिर में ब्लॉकेज थी। तो लास्ट बार मैं वहां से दवाई लेके आया था। उसके बाद 2020 की शुरुआत होते ही कोरोना टाइम आया, आपको पता है। तो भला हो उस कोरोना का, क्यों लॉकडाउन लगा, उनके सेंटर सभी बंद हुआ, जो दवाइयाँ मैं लेके आया करता वहां से 1 महीने की दवाई शुरुआत में लेके आया था। उसके बाद वो सेंटर भी बंद हो चुका था कोरोना टाइम में उनका। तो उसी टाइम पर मुझे एक यूट्यूब चैनल पर बीवी चौहान गुरु जी की वीडियो देखने को मिली। उनको देख के मैंने एनडीएस को शुरू किया और लगभग 8 महीने में मैं अपना पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। तो जिस तरह से आपने 8 महीनों में आप पूर्णतः स्वस्थ हुए, तो इन 8 महीनों में आपने न्यू डाइट सिस्टम को कैसे फॉलो किया, क्या क्या आपने उसने किया, और आपको जो परामर्श देने वाले थे उस दौरान में वो कौन कौन व्यक्ति थे, कौन कौन लोग थे? देखो, जब मैंने ये शुरू किया जी। तो वीडियोस मैंने बताया, जैसे वीडियोस एक रमेश चंद्र भार्गव जी हैं, हाँ हाँ हाँ। जी। उनका सेल्फ केयर चैनल है जी। उस पर गुरु बीवी चौहान जी की वीडियोस देख के मैंने शुरुआत की। और शुरुआत भी ऐसे की कि एकदम से मैंने खाना पीना बिल्कुल त्याग दिया था।
शुरुआत में मेरा 11 दिन का निर्जला उपवास रहा था। तो उस 11 दिन के निर्जला उपवास में इतना फायदा मुझे मिला कि मैं 1.5 महीने से बेड में था, कमर दर्द के कारण वो मेरा लगभग ठीक हो चुका था। मुझे पता ही नहीं कि दर्द कहाँ चला गया। उसके बाद बस हिम्मत होती गई और मैं करता गया। लगातार 6 महीने तक मैं 2 जूस पे रहा। 12 बजे 1 बजे डिटॉक्स जूस, खीरा करेला टमाटर का, और शाम को 5-6 बजे कोई भी दूसरा जूस, सीजनली वो तकरीबन वेजिटेबल जूस। 6 महीने के बाद इसमें भी 6 महीने तक भी 4 दिन मतलब मेरे लगातार निर्जला उपवास रहा करते और 3 दिन में जूस लिया करता हफ्ते में। रेगुलर 4 दिन निर्जला उपवास और 3 दिन जूस। फिर 6 महीने के बाद 3 दिन निर्जला उपवास और 4 दिन जूस, और शाम को कभी कभी वेजिटेबल सलाद जैसे खीरा टमाटर लिया, कभी गोभी की कच्ची गोभी ले ली, पत्ता गोभी लिया, शिमला मिर्च ली। तो 7 महीने बाद जब मैंने टेस्ट करवाया था 70% मुझे रिलीफ था। 7 महीने बाद 7 महीने बाद, और 8-8.5 महीने मेरी कैंसर बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तो जैसे आपका कैंसर ठीक हो, जैसे आपने बोला, इसका कोई रिपोर्ट है आपके पास पुख्ता, कोई इसकी रिपोर्ट जांच इसकी जो पहले मेडिकल में भी दिखाया था, प्राइवेट में भी दिखाया था, वो भी सभी रिपोर्ट्स पड़ी हैं। और जब मैं ठीक हुआ तो उस टाइम पे सीटी हेड और सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया था। पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें सभी गांठें निष्क्रिय बताई गई थी कि कोई भी गांठ अभी नहीं है। और सिर का मेरा सीटी हेड बिल्कुल नॉर्मल आया था, उसमें भी कोई रुकावट किसी प्रकार की। उसके बाद मैंने कोई लाइफ में टेस्ट नहीं करवाया। हाँ, बीच बीच में एक आध बार सीबीसी टेस्ट, जैसे अपना शुगर बीपी थायराइड टेस्ट मैंने करवाए साधकों के लिए, कि भी वो पूछते रहते हैं बार बार साधक के जी आपका अभी कितना रिकवरी, तो उनके लिए मैंने बीच बीच में बलाई टेस्ट करवाए, लेकिन मैंने उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं करवाया। अच्छा, तो जैसे आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, आज आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, 5-6 साल हो चुके हैं, तो जब आप न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, न्यू डाइट सिस्टम को अपना रहे थे, बाद में फिर अचानक ऐसा क्यों हुआ कि आपको फिर आज के समय में एएनडीएस को चलाना पड़ा, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम करना पड़ा? एनडीएस से एएनडीएस में कैसे आया? रमेश भाई देखो, आज से नहीं, जब मैंने एनडीएस शुरू किया था जी जी, तो उसी टाइम एक प्रण भी लिया था कि अगर एनडीएस के कारण मुझे नई जिंदगी मिली तो मैं पूरी अपनी लाइफ एनडीएस के लिए लगा दूंगा, लोगों की सेवा में निःशुल्क और निस्वार्थ लगा दूंगा। और उस पर आज तक तो मैं कायम है। एनडीएस से ही मेरी जिंदगी बची है, ना कि एएनडीएस से। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जो हमने एएनडीएस बनाया है आज, वही मैंने उस टाइम पे भी फॉलो किया है। क्योंकि एनडीएस में फिर भी पका हुआ खाना बता दिया करते एक टाइम का। तो मैं तो जिस दिन से शुरू किया, 28 अप्रैल 2020 से मैंने एनडीएस शुरू किया था, उस दिन से आज तक किसी भी तरह का पका हुआ भोजन, कोई डेयरी प्रोडक्ट मैंने नहीं लिया। और बीमार रहते रहते ही मेरा ये प्रतिज्ञा भी थी कि अगर मैं ठीक हुआ तो इसी के ऊपर चलूंगा। लेकिन इसमें चलते चलते क्या हुआ रमेश भाई, इसमें जब मुझे पता चला एनडीएस में, तो सेवा के बजाय व्यापार बहुत ज्यादा फैला है। किसी भी एनडीएस प्रचारक को देखो, सभी दवाइयां पाउडर बेचने में लगे, शिविर रखते हैं उनकी महंगी महंगी फीस, 21-21 हजार रुपये 7 दिन की फीस, फोन पर बात करने के भी पैसे लेने लगे। और दूसरा वही नमक मिर्च मसाले रेसिपीज, कभी बोल देते हैं पका हुआ खाना पाखाना है, पूरी दुनिया पाखाना खाती है, फिर बोल देते हैं कि समाज में रहना तो एक टाइम पका हुआ खाना खा सकते हैं स्वस्थ होने के बाद में। तो मतलब कोई भी औचित्य एनडीएस का नहीं रहा। दूसरा, अनाज को बोला गया अनाज पक्षियों का आहार है, मनुष्य के लिए आहार किसी भी प्रकार का अनाज आहार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्प्राउट्स शुरू कर दिए गए कि स्प्राउट्स खा सकते हैं आप। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे लाइफ मिली है एक बोनस के रूप में, तो क्यों ना लोगों तक मैं उसको एक शुद्ध रूप में पहुंचाऊं कि कैसे में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाए। जैसे मुझे हुआ, तो मेरे अनुभव भी रहे। जब मैंने ये सिस्टम शुरू करवाया लोगों को, तो मैंने यही बताया, मेरे पहले हमारे यहाँ किचन में भी खाना बना करता, जो साधक लोगों के साथ में आया करते, उनके सहायक, उनके लिए भी यहाँ खाना बना करता पहले। लेकिन जब मुझे पता चला कि साधक लोग जो खाना खाते हैं और वो फिर रोगी के पास जाके रहते हैं, तो उससे भी उनका वाइब्रेशन जाता है और उससे भी उनको मतलब एक रिकवरी होने में बड़ा समय लगता है। तो इसलिए हमने अपना किचन बिल्कुल यहाँ से हटा दिया, फायरलेस किचन किया,
उसके बाद आज तक हमारे किचन में कोई फायर नहीं, कोई पका हुआ भोजन नहीं, कोई नमक मिर्च मसाला नहीं और कोई भी रेसिपीज नहीं। ज्यादा से ज्यादा किसी साधक का बर्थडे, कोई भी साधक हो, जिस साधक का बर्थडे हमारे आश्रम पे आता है तो उसको हम सेलिब्रेट जरूर करते हैं। उसमें ड्राई फ्रूट्स केक, फ्रूट्स केक या कोई एक आध जैसे कोई बना खीरा टमाटर में कुछ डाल के थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल के वो रेसिपीज बना ली जाती है। यहीं तक हमारा सिस्टम सीमित है और जब से हम इस सिस्टम में आए हैं बहुत से लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। तो इसलिए हमें एनडीएस से एएनडीएस इसको करना पड़ा। तो बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर। एनडीए से आपने एडवांस न्यूट्रिशन डाइट सिस्टम क्यों बनाया। लेकिन मुझे एक बात इसमें बहुत अच्छी लगती है जो कि आज के समय में कोई नहीं कर पाता है, वो क्या है निःशुल्क सेवा। पैसा ना लेना, मतलब रजिस्ट्रेशन फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री। आप 1 हफ्ता रहो, 2 हफ्ता रहो, 3 महीना रहो, 4 महीना रहो। तो आज के समय में जब हर चीज़ पैसे पर है, हर कोई अपना कुछ भी संस्थान चलाता है उसमें पैसा लेता है, आपको क्यों लगा कि मुझे अब निःशुल्क करना चाहिए? मतलब आपने क्या सोचा ऐसा कि मुझे सब निःशुल्क ही करना? रमेश भाई, मैं एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। जी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा पाऊँ। मुझे तो एनडीएस मिला तो मुझे जिंदगी मिली ना जी। तो मैं तो उसी लेवल को देखता हूँ कि मेरे जैसे तो सभी लोग हैं। कितनी दुनिया ऐसी है जिनके पास एक टाइम का खाना भी नहीं। जी है ना। कितनी दुनिया ऐसा जो मतलब एक सैलरी में अपना पूरी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकता पूरे महीने की, जबकि एनडीएस में तो 7 दिन की फीस शिविर की किसी की 1000 रुपये। तो मैंने उसी टाइम ये पढ़ किया था, मैं अगर कुछ भी करूंगा तो निःशुल्क करूंगा। और मैंने अपना ट्रस्ट बनाया तो उसमें भी लिखा था कि मेरा ट्रस्ट डोनेशन से ही चलेगा, किसी भी साधक से किसी भी तरह का चार्ज कोई हमारी डिमांड नहीं होगी। अपनी मर्जी से चाहे कोई 1 करोड़ का डोनेशन दे सकता है, हमारे सेंटर में जितना मर्जी दे सकता है। मेरे लिए डोनेशन देने वाला भी वही है और बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला, उसके प्रति मेरे मन में और ज्यादा इज्जत है क्योंकि मैं किसी के काम आ पाया। जबकि सच्चाई है कि मेरा कोई पैसा यहाँ नहीं लगा है, ये तो सिर्फ आप जैसे सहायक लोगों के द्वारा ही चलाए गए हैं, भगवान की मर्जी से ये आश्रम चले हैं। मेरा इसमें पैसे का कोई योगदान नहीं है, मैं शारीरिक मेहनत मेरी इसमें लगी है, मेरा पैसा इसमें कोई भी नहीं लगा रमेश भाई। तो मैं इसमें चार्ज लगाने का भी हकदार नहीं हूँ क्योंकि तो लोगों का पैसा लगा, तो उसके ऊपर मेरा क्या अधिकार मैं कोई चार्ज लगा पाऊँ। तो इसीलिए निःशुल्क चले और परमात्मा की मर्जी से अच्छी तरह से चले हुए हैं। तो आप जैसे आप आनंदी माँ से कब जुड़े हैं? जिस टाइम पे मैं बीमार था, घर पे रह के मैंने बताया एनडीएस शुरू किया था, तो उसी टाइम पे गुरु बीवी चौहान जी के चैनल पर आनंदी माँ के वीडियोस में देखा करता। तो उसी टाइम मैंने भी ग्रुप बनाया था जिसमें 35 कैंसर पेशेंट थे। तो मैं माँ से सोचा कि माँ एक ऐसे जगह आश्रम पे माँ के वीडियो जाया करते, आश्रम का नाम दिव्याशीष आश्रम माँ बोला करती वीडियोज में। तो मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई क्यों ना माँ का आश्रम एक बार देखा जाए। तो 2020 में भी मैंने माँ को मैसेज किया दिसंबर में कि माँ मैं आपके आश्रम पे आना चाहता हूँ, मुझे आप पहले तो फोन पे बात करने का समय बताइए। तो माँ ने समय बताया मुझे, शाम को बेटा 5 बजे बात हो पाएंगे। शाम को 5 बजे जब मैंने बात की तो माँ ने बताया कि यहाँ बेटा बहुत बर्फ गिरी है, अभी तो आप नहीं रह पाएंगे, कभी आगे देखें। लेकिन मैं फिर भी 2-4 दिन बाद यहाँ पहुंच ही गया। और जब यहाँ आया और आके यहाँ का मौसम और नेचर देखा और माँ का स्वभाव देखा तो बस यही का होके रह गया। उसी दिन मैंने माँ से भी एक प्रतिज्ञा की थी कि माँ ये आश्रम जितना बना है आगे बने या ना बने, जितना बना है इसी में मैं लोगों की सेवा करूंगा और मैं आज के बाद यहीं रहूंगा और लोगों की निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा करूंगा। उसके बाद मैंने ये 2021 से ये शुरू किया और इसमें भगवान की मर्जी रही कि आप आज देखो कितना सुंदर भव्य आश्रम बना है। देश विदेश से साधक लोग यहाँ आते हैं साधना करने के लिए और रिजल्ट भी लेकर जाते हैं यहाँ से। तो इसमें आनंदी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, सारी क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, एएनडीएस की क्लासेस माँ ही लेती है साधकों के लिए, वही सारी शिक्षा देती हैं। मैं तो सिर्फ एज ए चौकीदार यहाँ पर हूँ रमेश भाई। तो जैसे मान लो कोई इस आश्रम में आना चाहता है, आपको कोई कॉल करता है या आपसे कोई फेसबुक पे देखता है, यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, जब मान लो यहाँ पे कोई आना चाहता है तो उनके क्या क्या नियम होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो पहले, मतलब किस तरह के रूल्स उनको यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं आने के बाद और आने से पहले?
रमेश भाई, जो भी साधक हमें फोन करते हैं सबसे पहले हम यही बात कहते हैं कि भाई घर से पहले पका हुआ भोजन बंद करिए। धीरे धीरे करके 10 दिन में 15 दिन में आप पका हुआ भोजन धीरे धीरे बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ तो कोई पका हुआ भोजन नहीं। आपने देखा 2-3 बार शिविर में आप लोग आए हैं, तो एकदम से खाते खाते जब आएंगे साधक लोग यहाँ तो रह नहीं पाएंगे, तो उनको वापसी जाना पड़ता है, फिर कोई फायदा होने का नहीं। किराया लगा के आए, समय बर्बाद करो, वापस आए। तो इसलिए मैं सभी साधकों को यही बोलता हूँ कि पहले अपने घर से इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, पकवान छोड़ने का, डेयरी प्रोडक्ट बंद करने का। तो उसके बाद यहाँ आराम से साधक लोग रह पाते हैं। उसके बाद कोई दिन प्रतिबंधित नहीं है कि इतने दिन, वो जितना दिन चाहे यहाँ पर रह सकते हैं साधना करने के लिए, और रहते भी 8-8 महीने के 1 साल तक लोग यहाँ पर रहते हैं, आराम से रह पाते हैं। तो हमारा बस यही एक कंडीशन होती है कि अपना घर से पहले शुरुआत करके आए, तो यहाँ आने के बाद उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो आराम से फॉलो कर पाते हैं। आजकल के समय में ना जैसे सुरेश जी, मतलब कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ये चीजें नहीं थी, बीमारियां होती थी, लेकिन कैंसर तो अब घर घर में हो गया। बच्चों को कैंसर हो रहा है। अभी कल परसों नंदी माँ जी को फोन आया था कि 9 साल की बच्ची को कैंसर है। मतलब हर तीसरा व्यक्ति अब कैंसर युक्त हो रहा है। तो आज के समय में मतलब वो क्या हम गलती कर रहे हैं आज के समय में, जिससे हमें कैंसर हो रहा है, हमें क्या बचाव करनी चाहिए? इसके रमेश भाई, हम खुद इंसान ही जिम्मेवार है इसके बीमारियों का। जी, सबसे बड़ा जिम्मेवार इंसान है। भगवान ने कोई बीमारी हमें नहीं दी। देखो, कोई भी पशु पक्षी अन्य जानवर 84 लाख योनि में से किसी तरह की मिलावट नहीं करता। ये जितनी मिलावट की सब इंसान ने तो की है ना। दवाइयां यहाँ नकली है, अनाज यहाँ नकली है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स सभी पे स्प्रे है, केमिकल है, तो किसने किया? ये इंसान ने। और आज मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, एनडीएस या एएनडीएस भी आने वाले समय में कारगर सिद्ध नहीं होगा अगर इसी तरह से ये जहर इसमें अनाज में और वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में डाला गया। तो एनडीएस भी क्या कर लेगा, एनडीएस भी क्या कर लेगा इसमें। तो उसका तो सबसे बढ़िया एक ही उपाय है कि जिसको अपनी सही जिंदगी जीना है, वो अपना जितना कम में भी हो सके, अपनी छत पे भी अगर हो सके, तो अपना खुद के वेजिटेबल्स, खुद के फ्रूट्स लगाए, तो जीना संभव है। नहीं तो बीमारियों से, एनडीएस में ऐसा कोई जादू नहीं है। मैं भी देखता हूँ कितना स्प्रे जिन पे हुआ होता है। हिमाचल में पहले बहुत कम स्प्रे दवाइयाँ थी, लेकिन आजकल तो मैं देखता हूँ यहाँ भी सेब के बागान जाता हूँ, वहाँ भी स्प्रे करते हुए लोग मिलते हैं मुझे। तो आज के दिन किसी भी केला देखो, पहले केले के चिटक आ जाया करते, मतलब छोटे छोटे चिटके हो जाया करते, तो उसको चिटकीदार केला बोला करते। लेकिन आज क्या है, उस केले को भी केमिकल से पकाया जाता है, पपीते को भी केमिकल से, आम को भी केमिकल से, सेब को भी केमिकल से कलर दिया जाता है। तो आज कोई भी फ्रूट्स पकने के बजाय सड़ने लगता है, उसमें कीड़े चलने लगते हैं। तो आज मनुष्य का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो खुद मनुष्य है रमेश भाई। मैं डंके चोट पे कह सकता हूँ, इस मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं, खुद ही दुश्मन है। बल्कि अपना नहीं, ये मनुष्य तो प्रकृति का भी दुश्मन बना बैठा है। इसने पूरी प्रकृति को भी दूषित कर दिया है, क्योंकि जल इसने पीने लायक नहीं छोड़ा, कोई अनाज इसने खाने लायक नहीं छोड़ा। हमारी धरती माता को इसने बर्बाद करके रखा, इतना केमिकल्स जमीनों में डाल दिया, फैक्ट्रियों के गंदा पानी सभी जमीन में जाने लगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम मिला के देखें तो खुद इंसान भी अपनी बर्बादी का जिम्मेवार है। ये जितनी भी बीमारी आई हैं, इंसान इसका खुद कारण है, किसी दूसरे को हम दोष नहीं दे सकते। भविष्य में आप जैसे एडवांस न्यूक्लियर सिस्टम है, इसको चले 4 से 5 साल हो चुके हैं, तो आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में आप एएनडीएस को कहाँ देखना चाहते हैं? एएनडीएस में कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो एएनडीएस? देखो, मेरा लक्ष्य है रमेश भाई कि देश के हर राज्य में एक ऐसा निःशुल्क और निस्वार्थ सेंटर हो, जिसमें आप जैसे हमारे जैसे लोगों की सेवा करें और लोगों को जीवन दान दे पाए। दूसरा, मेरी अब कोशिश शुरू हुई है, एक मुहिम है, जैसे आपने देखा हिमाचल आश्रम से, कि जहां भी हमारा सेंटर होगा वहां पे अपने फ्रूट्स और अपने वेजिटेबल्स ही हम उगाएंगे, उन पे ना कोई स्प्रे होगा। क्योंकि अगर ये जहरीला फ्रूट्स और ये वेजिटेबल्स हम साधु लोगों को देते रहे तो इसमें भी ज्यादा बीमारियां ठीक होने की उम्मीद अब नहीं है, क्योंकि इतना जहर डाला गया है। ये भी एक साधक के लिए बहुत नुकसानदायक रहता है इसमें। लेकिन क्या करें, अभी मजबूरी है। हाँ, 2-3 साल में हमारा ये सेंटर तो ऐसा कम से कम हो जाएगा कि इसमें जितने साधक लोग आएंगे उनको अपना आश्रम का ही फ्रूट्स और आश्रम वेजिटेबल्स ही खाने को पूरी तरह से प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे। उसी को हम प्राकृतिक आहार बोल सकते हैं। जो आज हम खरीद के दुकानों से खरीद के खा रहे, प्राकृतिक आहार नहीं बचा इसमें। तो समझो 50% तो केमिकल डला ही डला है।
फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको कुछ समय के लिए नमक के पानी में डाल के, कुछ पानी में डाल के, सिंपल पानी में डाल के लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी जहर तो देखो जहर ही होता है रमेश भाई। तो इसका फर्क क्या पड़ता है कि साधक लोगों की रिकवरी इसमें रुक जाती है, जितना जल्दी रिजल्ट आना चाहिए साधक को उतना नहीं आ पाता इसमें। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम जहां भी सेंटर चलाएं वहां पे पेड़ पौधे, फ्रूट्स पेड़ इतने हो, वेजिटेबल्स भी अपनी हो, कि नेचुरल तरीके से हम जिंदगी जी पाए। और वहां मेरी तो यहाँ तक कोशिश है कि यहाँ जैसे हमने किचन में अपना मिक्सी वगैरह जूस निकालने के साधन रखे हैं, कि आगे मेरा एक सपना है कि जहां हमारा सेंटर हो वहां फ्रूट्स बागान होंगे, वेजिटेबल्स होगी, तो सीधा जब भी हमारा जूस का टाइम हो, खाना टाइम हो, सीधा लोगों को छोड़ दिया जाए, जैसे पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाता, हाँ, कि जाओ जिसका जो पसंद है अपना तोड़ो फ्रूट्स और खाओ। ये मेरा एक सपना है, क्योंकि नेचर तो वही है, ये कोई नेचर नहीं है, ये एक मजबूरी है। ये जूस जो हम इस मशीनों पे लाके पिलाते वो नेचर नहीं, नेचर तो वही है, जैसा नेचर ने दिया वैसे ही हमने शरीर में डाल दिया, उसको हम नेचर बोल सकते हैं। और नेचर, असल में नेचर तो वो है जो पेड़ भी हमने लगाया वो भी नेचुरल नहीं है, क्योंकि हमने उसमें खाद भी डाला है, पानी भी डाला है। नेचुरल जंगल जब खड़े हो जाएंगे, मतलब पेड़ से बीज गिरेगा और उग जाएगा, जो जंगल खड़े होंगे वो नेचुरल। उसके लिए तो काफी वर्षों का भी हमें इंतजार करना पड़ेगा, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम सब मिलकर एकजुट होकर के इस लेवल पे जा पाएंगे। अगर आज मैं कहता हूं हर आदमी एक पौधा भी फ्रूट्स का लगाना शुरू कर दे, तो बहुत थोड़े समय में वो समय दोबारा से आ सकता है। हमारा जो पहले हमारे बुजुर्गों का समय था वो दोबारा से आ सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन यहाँ तो आज के इंसान को तो एट द स्पॉट चाहिए, सब कुछ बिना किए चाहिए, उसको तो शॉर्टकट चाहिए। लंबे रास्ते उसको आज पसंद है, शॉर्टकट, शॉर्टकट चाहिए। और शॉर्टकट यही है भाई, अपना खरीद दो चाहे वो खाओ, शॉर्टकट तो यही है। इस आश्रम में ना कहाँ से लोग पूरे भारत से आते हैं, क्या विदेशों से भी आते हैं, कहाँ से ज्यादातर लोग? नहीं, भारत नहीं, इस सेंटर पे हमारे पे हर देश से नागरिक आते हैं, हर देश से। अमेरिका, जर्मनी, जापान, लंदन, हर देश से आते हैं साधना के लिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम देश नहीं विदेश में भी ये सेंटर चला पाए धीरे धीरे, क्योंकि वहां भी हमारे देश के नागरिक हैं। और मेरा तो एक लक्ष्य है पूरी दुनिया दवाई रहित हो, देश ही नहीं पूरी दुनिया दवाई रहित हो, हमारा लक्ष्य है। तो इसी मुहिम में लगे हैं, धीरे धीरे कारवां बढ़ता जाएगा, सफलता मिलती जाएगी। ईश्वर का हाथ हमारे सिर पे रखा है, तो दिक्कत कोई है नहीं, प्रॉब्लम कोई है नहीं, चलते जाएंगे ऐसे धीरे धीरे। तो सबसे ज्यादा जो साधक जो आते हैं ना, कौन सी बीमारी को लेकर मैक्सिमम यहाँ पे आते हैं? आज के दिन रमेश भाई कोई बीमारी कम है ही नहीं, जिस बीमारी को देखो उसके इतने पेशेंट हैं। शुगर देखो, हर तीसरा आदमी शुगर पेशेंट है जी, हर तीसरा आदमी बीपी को लिए घूम रहा है, हर तीसरा आदमी डिप्रेशन में है, और हर चौथा पांचवा आदमी कैंसर ग्रसित है। WHO ने बोल दिया है, तो सबके सामने आंकड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है इसमें, मैं कहूंगा हमारी सरकार की भी कमी है। जैसे कोरोना टाइम में कोरोना के टेस्ट करवाए गए थे, आज अगर कैंसर के टेस्ट इस देश में करवाए जाएं तो दुनिया की आंख खुल जाए कितने लोग कैंसर ग्रसित हैं। उसका फायदा क्या होगा कि समय रहते कैंसर रोगी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अब कैंसर रोगी का पता कब चलता है? 4th स्टेज या लास्ट स्टेज में जाकर, जहां से मुश्किल वापसी करना मुश्किल, असंभव। उसमें हम जितना कोशिश करते हैं 100% तो मैं भी नहीं कहूंगा, इन कुछ परसेंट हमें रिजल्ट मिले हैं कि हम वहां से भी वापसी लोगों की हुई है, जहां से डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया, वहां से भी लोग स्वस्थ हुए। लेकिन उसमें वो रेशो 100% बिल्कुल भी ना समझे आप, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता कभी भी। वो तभी हो सकता है कि हमें समय रहते इसकी जानकारी मिल जाए और हम जागरूक हो जाएं। वो कब होगा? जब सरकार भी जागरूक हो और हम नागरिक भी जागरूक होंगे, है ना। जब हम अपना खाना परिवर्तन कर लेंगे, भोजन परिवर्तन कर लेंगे, इस सिस्टम को हम समझ पाएंगे, ये जितना जहर हम खुद शरीर जहर खेतों में डालने लगे इसको डालना बंद कर देंगे, तो इस सब ये संभव हो। और अभी फिलहाल के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा रमेश भाई कि जितना जल्दी हो सके सरकारों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके गांव-गांव कैंसर की जांच करवाई जाए, तो लोगों को पता चल जाएगा कैंसर कितना फैला है। WHO ने तो अपने आंकड़े दिए, इन असलियत तो धरातल पे पता चलेगा ना हमें कि धरातल पे क्या है। मेरा जो अपना अंदाजा है ना, हर चौथा या पांचवा आदमी कैंसर घोषित हो चुका है अगर हम आज जांच करवाएं। हाँ, लेकिन हम भी लापरवाह हैं,
जांच हम करवाने को तैयार नहीं है, और सरकार तो फिर अब जैसे कि यहाँ पे बात की थी 100% रोड एक्ट की, तो मैंने कुछ वीडियोज ऐसे देखे हैं जहाँ पे बोला जाता है कि आप 90% रोड ऐड कर लो, 10% को खुद कर लो। क्या ये सही है या 100% रोड ऐड पे ठीक होगा? नहीं। इसमें तो रमेश भाई एक बात बताओ, जब अगर वो पका हुआ भोजन सही है तो उसको छोड़ना क्यों है? हाँ, फिर छोड़ना क्यों? छोड़ना क्यों है? एक टाइम पे क्यों छोड़ना? फिर तो पूरा दिन खाना चाहिए हमें। और अगर वो गलत है हमारे लिए नुकसानदायक है, तो उसको एक टाइम भी क्यों खाना है? 10% भी क्यों खाना है? आप एक उदाहरण लीजिए, अगर हम एक दूध की बड़ी बाल्टी है, उसमें 2 बूंद नींबू की डाल देंगे तो क्या होगा? पूरा दूध खराब हो जाएगा, तो फट जाएगा। तो हमारे शरीर का भी तो है ना, उसमें हमने पूरा दिन एक प्राकृतिक आहार डाला है, और शाम को उसमें थोड़ा सा पका हुआ डाल दिया, तो वही तो हमारा शरीर भी प्रतिक्रिया देगा उसकी, तो उसमें रिजल्ट संभव नहीं है। और कैंसर जैसी बीमारी में तो मैं कहूंगा शरीर को खत्म करना पड़ता है। सिस्टम में कैंसर को खत्म करने के लिए शरीर को खत्म करना पड़ता है। उसके लिए धीरे 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 हमें ना खाने ना पीने के ऊपर जाना पड़ता है, तभी हम इसमें मतलब रोग पूर्ण रूप से तब ठीक होगा अगर 100% रोड एक्ट रो डाइट भी उसमें पहले अपना जैसे अपना फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल, तो उसके बाद अपना सिर्फ लिक्विड पाएंगे, जूस पे रहेंगे, जूस से सिर्फ वाटर फास्टिंग निर्जला उपवास पे जाएंगे, धीरे धीरे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने वही बताया ना कि हमें कैंसर को खत्म करने के लिए शरीर को खत्म करना होता है। उसमें हमें ये नहीं देखना कि हमारे शरीर में वेट कितना बचा है, हमारी बॉडी कैसी है। तो उसके लिए तो हमें, क्योंकि देखो जहां मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए, 80% कैंसर केस में वही तो है। डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं लास्ट में कि घर ले जाओ, सेवा कर लीजिए, है ना। तो उसके आगे तो क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं। तो उस पर हम कोशिश करके देखते हैं कि कुछ % चांस शायद हमारे हाथ लग जाए, और ऐसा हुआ भी है ना। मतलब सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तो बहुत सारे हैं जो कैंसर को हरा चुके हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि जो डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब ये नहीं रहेंगे, वो भी अब जिंदा है और कैंसर मुक्त होकर अपनी जिंदगी जीने में लगेंगे और सेवा में भी लगेंगे। तो इसमें ऐसा बहुत कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा 100% भी नहीं, क्योंकि वो भी समय के अनुसार है। एक एज प्रभावित होते हैं इंसान। एक बुजुर्ग आदमी इस सिस्टम पे जाएगा तो इतना जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जितना एक यंग जनरेशन इसको फॉलो कर पाती है। अच्छा, जैसे एएमडीएस का सुंदरनगर आश्रम में, सुंदरनगर में एयर डायलिस्टम का आश्रम है, तो इसके अलावा भारत में और कहाँ जहाँ आश्रम है जहाँ से लोग संपर्क करें, वहाँ पे उनके नजदीकी सेंटर और कहाँ से हैं? अभी हमारा सेंटर फिलहाल तो यही सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में ही है। दूसरा सेंटर हमारा हरिद्वार में है, वहाँ भी हम समय समय पर शिविर करते रहते हैं। वहाँ भी थोड़ा सा बिल्डिंग कम बने, उसमें 12-14 रूम ही बने हैं। मेरी कोशिश है कि उसको थोड़ा सा और हम बढ़ाएंगे आगे, तो उसके बाद वहाँ भी परमानेंट सेंटर शुरू हो जाएगा। उसके बाद सांपला हरियाणा में बाबा कालिदास आश्रम में भी हमारा सेंटर है, उसको भी 1-2 महीने में हम शुरू कर देंगे। होशियारपुर पंजाब में हमारा सेंटर है, उस पर भी साल में 4 शिविर करते हैं जाकर। लेकिन हमारा जहां भी शिविर रहेगा निःशुल्क रहेगा, निस्वार्थ रहेगा। जो भी सेंटर चलेगा, जैसे ये चला ऐसे निःशुल्क और निस्वार्थ हमारे सेंटर चलेंगे। मेरी कोशिश है कि धीरे धीरे पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये जागरूकता आए, और ये परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन लोगों के पास पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है। तो मेरा लक्ष्य है सभी को स्वस्थ करना, और इस मुहिम में लगे हैं। धीरे धीरे कारवां बढ़ता जाएगा। आप जैसे सहायक लोग आने लगे हैं, अंकुर भाई जैसे भी साथ जुड़ते जाएंगे इस मुहिम में, तो ये असंभव बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल संभव कार्य है। असंभव कुछ भी नहीं। इंसान जो चाहे कर सकता है। इंसान अगर चाहे तो भगवान को धरती पे ला सकता है, ऐसा मेरा मानना है ना। तो हम जो कोशिश करेंगे तो सभी लोग रोग हो सकते हैं इसमें धीरे धीरे, लेकिन समय लगेगा इसमें रहने से। तो बहुत अच्छी बात है। बाकी एक अंतिम सवाल, आप बार बार एनडीएस प्रचारक बोलते हो कि एनडीएस प्रचारक हैं न्यू डेथ सिस्टम में बहुत ज़्यादा, तो आप उनके लिए फाइट भी कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको एनडीएस में गलत लगती हैं जिनको आपको लगता है कि ये सही होनी चाहिए। तो अगर भविष्य में एनडीएस आपके जो जितने भी बातें आप उनको मानता है, तो आप क्या कहना चाहोगे एनडीएस में? क्या एनडीएस ऐसा कर पाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लग पाया कि कर पाएगा, क्योंकि मैं तो 3 सालों से लगा हूँ रमेश भाई इस मुहिम में जी। कि मुझे नफरत क्यों हुई एनडीएस शब्द से? गुरु बीवी चौहान जी को मैंने आज से 3 साल पहले बोला था कि गुरुजी देखो, ये एक बहुत पवित्र नाम है और आपने बहुत मेहनत की है इसके लिए, लेकिन आज ये नाम बर्बाद होने लगा है।
जिसका कारण ये एनडीएस प्रचारक हैं, जिन्होंने दवाइयों का प्रचार शुरू कर दिया, दवाइयां बेचनी शुरू कर दी, फीस लेनी शुरू कर दी, क्योंकि तो एक तप सेवा सुमन का रास्ता था, जी। है ना। इसका तो हम कोई मोल किसी से ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें जो फ्री में मिला है, तो हमारा क्या अधिकार है कि इसको हम चार्ज करें। अगर हमें अपना परिवार चलाना, हम और बिजनेस भी कर सकते हैं, साइड में कोई नौकरी भी कर सकते हैं ना। ये सेवा तो बिजनेस करते करते भी हो सकती है, हमारी नौकरी करते करते भी हो सकती है। बहुत से साधक लोग ऐसे यूट्यूब पे लोगों को बताते हैं, अपना वीडियो के जरिए बताते हैं, वो भी तो सेवा कर रहे हैं ना। लेकिन इन लोगों ने इस एनडीएस को अपना व्यापार का माध्यम बनाया और दुनिया को लूटना शुरू कर दिया। सिर्फ धन नहीं, लोगों का स्वास्थ्य भी लूट लिया इन लोगों ने। क्योंकि जिसके पास भी आप फोन करके देखना, वो अलग से बताएगा, पका हुआ खाते रहो जी, हमारी दवाइयां ले लो, सब ठीक हो जाएगा, जबकि ये सच्चाई नहीं है। उसमें तो मैंने भी कई वीडियोस देखे, वहाँ पे दवा रहित दुनिया बताई। गुरुजी ने कई बार ऐसे ये बातें बोली हैं। गुरुजी तो हमेशा बोलते हैं दवा रहित दुनिया, लेकिन आज मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि गुरुजी का ही उनके सिर पे हाथ रखा है, क्योंकि गुरुजी ने आज तक हर पैथी का विरोध कर दिया, एलोपैथी, होम्योपैथी, अपना योगा का विरोध कर दिया। यहां तक कि रमेश भाई किसानों को भी विरोधी बता दिया, पर्यावरण विरोधी किसानों को बता दिया गुरुजी ने। लेकिन उनके खिलाफ आज तक एक शब्द कहीं बताओ, किसी वीडियो में गुरुजी ने बोला होगा तो एक शब्द बताओ कि गुरुजी ने उनके खिलाफ बोल दिया हो कि भाई तुम ये जो दवाइयां बेचने में गलत थी। गुरुजी तो शिविर ही वहां करते हैं जहां एनडीएस प्रचारक उनको बुलाते हैं, और वहीं पर गुरुजी के सामने दवाइयों की स्टॉल लगाई जाती है, गुरुजी के सामने दवाइयां बेचते। गुरुजी तो आज तक बोले नहीं, तो मैं तो कहूंगा कि गुरुजी इसमें सम्मिलित है, खुले दिल के चोट पे कहता हूं। अगर गुरुजी इसमें सम्मिलित नहीं है तो गुरुजी को गांव गांव जाकर ये प्रचार करना चाहिए, ना कि उनके सेंटरों पे जाके करना चाहिए। तो इससे साबित होता है, मैं खुले मन से कहता हूं, मेरे जीवन दाता है, जीवन दाता ही रहेंगे। लेकिन ये दूसरा रूप उनका जो मैंने देखा ना, ये बिल्कुल है गुजराती परेड। क्योंकि देखना जितने सेंटर सारे गुजरात में, टोटली गुजराती और टोटली का बिजनेस। रमेश भाई 150 रुपए का नहीं, कोट 1150 रुपए झरना पटेल के द्वारा बेचा जाता है। ऑनलाइन तो वैसे ही सस्ता मिलता है काफी। 150 रुपए का नहीं कोट है, जी जी, जिसको 1150 रुपए बेचा जाता है। मतलब एक किस्म से खून चूसने में लगे हैं साधक लोगों का, और सेवा करना। 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000, 6000 रुपए तक की एक दिन की फीस होती है इनकी सेंटर पे रोकने की। तो बताइए कहां से गरीब आदमी एनडीएस कहां से कर पाएगा। तो मैं तो गुरुजी से हर वीडियो में आह्वान किया है कि गुरुजी अगर आप सच्चे मन से इस समाज की सेवा करना चाहते तो आइए और गांव गांव जाकर लोगों को प्रचार करेंगे एनडीएस का। मैं आपके साथ हूं, क्योंकि एनडीएस ने मुझे नई जिंदगी दी है। लेकिन आज उस एनडीएस से मुझे नफरत होने लगी है, क्योंकि वो सेवा का रास्ता नहीं, बिजनेस, और बिजनेस भी बुरा बिजनेस, कि लोग मजबूर लोगों को जहां लूटा जाए। क्योंकि देखो रमेश भाई, मेरा एक अनुभव ये भी रहा कि कोई भी पैसे वाला इतना जल्दी एनडीएस से आईएनडीएस में नहीं आता। कौन लोग? सीमित लोग, जो जिनके पास साधन नहीं है, पैसा इलाज के लिए महंगा, उनको इलाज नहीं ले सकते, वही लोग सोचते हैं क्यों ना मैं एनडीएस करके ठीक हो जाऊं। लेकिन जब एनडीएस का सुने तो उसको पता चलेगा भाई साधन फीस 21,000 रुपये है। तो एक गरीब आदमी 10,000 रुपये नौकरी करने वाला क्या 21,000 फीस दे देगा एनडीएस की? तो गुरुजी तो कभी नहीं बोले इसके बारे में। गरीब आदमी एनडीएस तभी कर सकता है जब उसको घर तक हम जाए, गांव गांव जाकर हम इस बात का प्रचार करें कि भैया कीजिए, है ना। एक 150 रुपए का एनिमा कोड एक गरीब आदमी को 1150 रुपए बेच दिया गया, क्या वो गरीब आदमी को दुआएं देगा कभी? उसके मुंह से उनके लिए हमेशा बद्दुआ ही निकलेंगे, और बद्दुआ इंसान की बहुत समझो इंसान के लिए घातक सिद्ध होती है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, इतने वीडियोस मैंने बनाए, लेकिन गुरुजी ने कभी भी जवाब नहीं दिया। यहां तक कि गुरुजी के सगे भतीजे प्रताप भाई चौहान, जो कि सभी दवाइयां बेचते हैं, पाउडर बेचते हैं, सफीरुल्लाह कैप्सूल बेचते हैं वो लोग। और जब एक साधक को वो कैप्सूल खाने से एलर्जी हुई, बहुत बड़ा उसको शारीरिक लॉस हुआ, तब उसने उस कैप्सूल की लैब में जांच करवाई, तो कैप्सूल पाया गया, उस कैप्सूल का कौर पाया गया गाय की चर्बी से बना हुआ। वो बात भी मैंने गुरुजी तक पहुंचाई, वीडियो के जरिए पहुंचाई, लोगों के जरिए पहुंचाई, लेकिन उस पर गुरुजी आज तक एक शब्द नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाए? वही गुजराती परेड। औरों पर तो बोल दिया गुरुजी ने,
एलोपैथी पर भी बोल दिया, योगा पर भी बोल दिया, आयुर्वेद भी बोल दिया, सभी पर बोल दिया, अपना पंचगव्य पे ही बोल दिया। और ये क्या कहते हैं, एक पैथी और बची है, इसको बोलते हैं आजकल ये न्यूरोपैथी नहीं, ये अपना न्यूरो नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी को भी यही बोल दिया कि कोई भी पैथी हमारे लिए कारगर सिद्ध नहीं है। जबकि सच्चाई आपके सामने बताऊं, आप खुद देख लेना, जितने भी एनडीएस प्रचारक हैं सभी ने नेचुरोपैथी का डिप्लोमा लिया है, क्योंकि सरकार से बचने के लिए, सरकार से बचने के लिए उन्होंने एक डिप्लोमा रख लिया दुकान में अपने में, हम नेचुरोपैथी में नेचुरोपैथी डॉक्टर, उसके बहाने से दवाइयां बेचने में लगे लोगों को। नाम एनडीएस के किसने दिया? गुरुजी ने। जिस प्रचार को देखो गुरुजी का फोटो लगाए बैठे, क्या वो गुरुजी को परमिशन के बिना फोटो लगा सकते हैं? बताइए, कोई मेरा फोटो लगा के दिखाए, कोई प्रचार कैसे लगाएगा? मेरी सहमति में लगा पाएगा ना, जब मेरी सहमति कैसे लगा पाएगा हमारा फोटो? तो गुरुजी को मैं मानता हूँ कि गुरुजी की सहमति है इस व्यापार में। आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं एक बार अपने जीवन दाता श्री बीवी चौहान जी से आग्रह करूंगा कि इसके बारे में कुछ बोलिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बोलिए, और अगर आपके एनडीएस प्रचार गलत हैं तो उनके लिए 2 शब्द तो कम से कम बोलिए, ताकि लोगों को सही रास्ता मिल सके जिंदगी जीने का। तो इसीलिए साथ रमेश भाई, और अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सवाल बहुत हो गए, काफी अच्छे जवाब दिए आपने, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बातचीत करके, आपके साथ रूबरू होकर के। देखो रमेश भाई, मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल पे, अपने वीडियो में बार बार बोलता हूँ, गुरु जी से मेरा कोई मतभेद नहीं है, ये सिर्फ मतभेद है मेरा और गुरु जी के बीच में और एनडीएस प्रचारकों के बीच में। मेरा इंसानी नाते उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। उनका जो कर्म वो करने लगे हैं उसके प्रति मेरे मन में दुविधा है, और जब तक मैं जिंदा हूं इस पे सवाल उठाता रहूंगा, या जब तक गुरुजी इसके ऊपर कुछ बोल ना लें। मैं मेरा विश्वास है कि गुरुजी को मजबूर होकर बोलना पड़ेगा। मैं गलत हूं तो मेरी गलती बताएं गुरुजी, अगर वो प्रचारक गलत है तो उनकी गलती बताएं। जबकि गुरुजी ने सभी पैथियों को गलत बता दिया है, यहाँ तक कि एक किसान का मेरा वर्ग है, मुझे बड़ा दुख लगा इस बात को सुनकर, गुरुजी ने जो बोल दिए सबक किसानों के ऊपर। आज पूरी दुनिया का अगर पेट भरने में लगा तो किसान है। आप सोचिए कितने दिन का अनाज हमारे पास रखा होता है, फ्रूट्स कहां से? आज हमारे जंगल से तो कोई फ्रूट्स आ नहीं रहा है, किसानों के द्वारा पैदा किए गए फ्रूट्स हैं। जो गुरुजी खीरा टमाटर खाते हो कहां से आए? प्रकृति ने बिल्कुल नहीं दिया है, वो तो किसान ने उगाया है जी। तो उस किसान को हम लुटेरा कभी नहीं बोल सकते कि पर्यावरण लुटेरा किसान है। नो, किसान ने तो भाई साहब बहुत कुछ इंसान को दिया है। अगर पर्यावरण के बारे में बोलूंगा तो सरकार की नीतियां, जो सरकार ने नीतियां बनाई, हरित क्रांति बनाई, श्वेत क्रांति बनाई, फिर आगे आके नीली क्रांति बनाई, तो क्रांतियों को तो बोल सकते हैं कि वो इंसान के लिए विनाशकारी घोषित हुई, लेकिन किसान को हम कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि सरकार ने किसान को पैदावार बढ़ाने के लिए उत्साहित किया और उसको फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स देने शुरू किए, है ना। उसके बाद दूध की कमी जब हमारे देश में हुई तो दूध को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने प्रयत्न किए, श्वेत क्रांति उसको नाम दिया गया, कि उसमें पशुओं के लिए केमिकल, चारा, कुछ भी और अलग से डाला गया, जबकि उस दूध की मैं डंके चोट पे कहता हूँ कि हमें जरूरत है, क्योंकि पशु जन्य दूध की इंसान को जरूरत है। हमें जब तक दूध की जरूरत थी, हमारी माँ के नीचे दूध हमें मिला, जब हमें हमारी दूध की जरूरत पूरी तो प्रकृति ने दूध को खत्म कर दिया। यहीं तक दूध की तो कहानी है, लेकिन ये पूरा देश दुनिया लगी है दूध के चक्कर में, तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें किसान बिल्कुल भी किसी तरह से जिम्मेवार नहीं। हाँ, मैं जब मानता कि गुरुजी थोड़ा सा इन एनडीएस प्रचारकों के बारे में बोलते हैं, सही इनको भी जिम्मेवार बोलते, स्वास्थ्य के लुटेरे हैं ये, लोगों के स्वास्थ्य के लुटेरे बने बैठे हैं ये। इनको तो डॉक्टर घोषित कर दिया गुरुजी ने डॉक्टर डे पे, जबकि वो बिल्कुल सरासर गलत है। हम किसी भी तरह से डॉक्टर अपने आप को नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ अपने अनुभव है। और उन लोगों ने तो अपने अनुभव को भी बेच दिया, उस एनडीएस प्रचार ने तो अपने अनुभव को बेच दिया, क्योंकि इसलिए तो बेच दिया ना उनको। वो अनुभव उनका फ्री में किसी को सुनने को नहीं मिला, जब फोन पे बात करने के लिए उन्होंने पैसे ले लिए तो अनुभव उन्होंने बेच दिया रमेश भाई। तो किसी भी तरह से मैं उनको समाज सेवक नहीं बोल सकता।
अगर इस बारे में गलत हो तो गुरु जी खुले मंच पे आके विचार विमर्श करें कभी भी। मैं तो हर बार गुरु जी का आह्वान करता हूँ, और मेरा जो मानना गुरु जी को आना भी चाहिए। बाकी आप भी गुरु जी से परिचित हैं, आप भी गुरु जी इस बारे में वार्तालाप कभी कर सकते हैं कि अगर गुरु जी को उचित लगे तो प्लेटफॉर्म पर बैठ के इस बारे में बात कर सकते हैं, क्या सही क्या गलत। तो सभी का धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। रमेश भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने सारे सवाल किए। लोगों को इससे बहुत सारा फायदा होगा, जो सारे लोग देखेंगे इस वीडियो को उनको बहुत सारा फायदा होगा इससे। तो ये थे सुरेश मलिक जी, इन्होंने आज हमें समय दिया अपने यूट्यूब। ये थे सुरेश मलिक जी, इन्होंने आज हमें समय दिया और इनसे हमने बहुत सारे प्रश्न किए। उन्होंने बहुत ही सरलता से, बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारे प्रश्नों का जवाब दिया। बाकी मैं चाहूँगा आप अपना मोबाइल नंबर बता दें ताकि लोग आपसे संपर्क कर लें। मेरा मोबाइल नंबर 97 290 18002। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 97 290 18002। अगर आप भी पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, बड़े बड़े रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप जो सुरेश मलिक जी ने नंबर बताया है उन पर आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और आप भी इस तरह के शिविर, जिस तरह के शिविर को मैं अटेंड कर रहा हूँ, इनमें उपस्थित हो सकते हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। बाकी सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन थैंक यू, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।